क्लैपिंग कर देंगे। पहले तो आप लोगों से क्षमा कि आप लोगों को ऐसे क्रूशल समय पे परेशान कर रहे हैं ना। तो बोलोगे कि हमें पढ़ने का समय था और हमें परेशान कर रहे दिन में ना। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का आज जन्म जयंती है। हम में से अधिकांश लोगों को, लगभग सभी लोगों को उनके बारे में सब पता है, क्योंकि हम घर से निकलकर यहां तक आए हैं। आज यहाँ इंदौर शहर में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इतना तो हर विद्यार्थी को पता ही होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए क्या किया है। लेकिन हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, और वर्तमान समय में उनके जन्म के 130 वर्ष के लगभग बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर कितने प्रासंगिक हैं, हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं, इस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। आप सोच के देखिए कि एक ऐसा लड़का जो स्कूल जब गया तो उसको कक्षा में बैठने नहीं दिया। सारे विद्यार्थी जहां बैठते थे उनके साथ में नहीं बैठ के देकर उसको बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा। एक ऐसा लड़का जिसको जब पानी की प्यास लगती थी क्लास में तो उस चीज का इंतजार करता था कि उससे ऊंची जाति का, उससे उच्च वर्ण का कोई लड़का, कोई गुरुजी, कोई भी आएगा और उसको पानी पिलाएगा, वो भी ऊपर से पानी उनके हाथों पे गिराएगा, उसके बाद वो पानी पी पाएगा। ऐसा अगर हमारे जीवन में होता तो हम आज कहां होते। उन सब समस्याओं को जो उन्होंने उनके जीवन में झेली, और वहां से निकलकर कोई लड़का अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में जाके बैठता है, और संसद में भेजने के लिए उस समय के सबसे सर्वमान्य नेता, जिनकी उनसे कभी नहीं बनी, जैसे महात्मा गांधी उनके लिए तैयार होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तैयार होते हैं, तो उसमें कुछ तो रहा होगा जो बाकी से अलग था। जो उस समय के समाज में कई सारे लोग जन्म ले रहे थे, कई सारे लोग चले जा रहे थे, उनसे अलग था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनना, भीमराव सकपाल से लेकर भीमराव अम्बेडकर तक की यात्रा, बाबा साहब अम्बेडकर तक की यात्रा कैसी रही होगी उस लड़के की, हम कभी सोचकर देखें। जब वो पढ़ने के लिए बाहर निकले तो उस समय उन्होंने कितनी समस्याएं झेली, जितनी हम आज यहां घर से निकलकर यहां आए हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आ जाती तो हम घबरा जाते हैं। कभी हम टेस्ट लगाए, नंबर अच्छे नहीं आए, उसमें घबरा जाते हैं। घर पे कुछ समस्या हो गई, उसमें घबरा जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, उसमें घबरा जाते हैं। कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़कर हम जो आज कर रहे हैं उसको भी हम नुकसान कर बैठते हैं। हम इतना तो कर पा रहे हैं कि किसी न किसी स्थान से हम लोग निकल के आए होंगे, हम यहाँ के नहीं होंगे, बाहर से आए होंगे, लेकिन उस लड़के के पास में इतना भी नहीं था कि वो ये सब कर पाए। फिर भी उन्होंने उन चीजों को मन पे नहीं लेते हुए, उन समस्याओं को समस्या नहीं मानते हुए उनके सुधार की तरफ कदम बढ़ाया। और कितनी बड़ी बात होगी उस समय इन सब चीजों के बारे में सोचना। जिस समाज को अछूत माना जाता है, उस समय उनके समाज को अछूत माना जाता था। ना कोई साथ में बैठने को तैयार है आपके, ना कोई साथ में खाना खाने को तैयार है। और वैसी स्थिति में वो उस जगह जाके बैठे हैं जहां पर उनको सब बुलाकर अपने साथ बिठाते थे, जहां पर सब उनके साथ में बैठकर खाना खाना चाहते थे, सब उनके साथ में बैठना चाहते थे। और ये सब हो पाया किस वजह से? केवल और केवल एकमात्र चीज जिसको उन्होंने ग्रहण किया और समाज में, देश में, विश्व में अपना नाम किया, और वो थी उनकी शिक्षा। भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उसी का परिणाम रहा कि घर पे इतनी समस्याएं जिसके जीवन में झेली, 2 साल की उम्र के बाद में जिसकी मां चल बसी, घर में बहुत सारी समस्याएं रही, खाने पीने की समस्या रही। वैसे लड़के ने अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर, और उस समय सबसे पढ़े लिखे इंसान बने। 30 से ज्यादा डिग्रियां उन्होंने ली, 9 भाषाएं उनको आती थी।
उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जब संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा का काम चल रहा था, तो एक बार लाल बहादुर शास्त्री, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थे, लाल बहादुर शास्त्री और भीमराव अंबेडकर जी दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। और वो बातचीत कब होते होते उनको पता ही नहीं चली, और बातचीत पूरी संस्कृत में हो रही थी, ये किसी को पता ही नहीं था। भीमराव अंबेडकर जी भी संस्कृत में बात कर रहे थे, और लाल बहादुर शास्त्री, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, उनके बारे में सब जानते थे कि ये ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो ये संस्कृत जानते होंगे। लेकिन तब लोगों को पता चला कि भीमराव अंबेडकर जी भी संस्कृत अच्छी जानते हैं कि ये संस्कृत में बात कर पाते हैं। तो 9-10 भाषाओं का ज्ञान होना, इतनी सारी डिग्रियां होना, डीएससी एक डिग्री होती है, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो कि किसी के पास नहीं है। उस समय पूरे विश्व में एकमात्र व्यक्ति थे, संभवतः आज भी एकमात्र ही होंगे जिन्होंने वो डिग्री करी। कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। उन्होंने कभी इस बात को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया कि मैं जहां से निकला हूं उस चीज का परिणाम क्या होगा। और लीडर इतने थे हर काम को करने के लिए, लीडर इतने थे कि उस समय के, मैंने बोला सर्वमान्य नेता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कोई चीज बोल दी कि ये होना है तो वो होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है। महात्मा गांधी से उनकी कभी नहीं बनी। महात्मा गांधी का व्यू अलग था, महात्मा गांधी का दर्शन अलग था, महात्मा गांधी की सोच अलग थी, और भीमराव अंबेडकर जी की सोच अलग थी। एक बार किसी विषय में दोनों बातचीत कर रहे थे, तो भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे कभी भी, और इसी विषय पे एक बार महात्मा गांधी जी की और भीमराव अंबेडकर जी की बातचीत चल रही थी। तो भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी से कहा कि आप गांधी जी बात करते हैं छुआछूत खत्म होने की, तो ये इस चीज के लिए आपने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया? आप चाहते, क्योंकि गांधी जी सर्वमान्य नेता थे, और गांधी जी इतने सर्वमान्य नेता थे कि गांधी जी अगर कह दें कि ये होना है तो वो होना है, ये बात हमको पता है। 1946 में जब चुनाव होने थे और वोटिंग हुई, वो सब हमको घटना पूरी पता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे अधिक वोट मिले, जवाहरलाल नेहरू उस समय तीसरे स्थान पर रहे थे, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। कारण एकमात्र कि किसने उनका नाम दिया था, महात्मा गांधी ने नाम दिया था। अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी से कहा कि आपने अछूतों को, अगर अछूतों की समस्याओं को खत्म करना चाहते थे, अछूतों को अगर आप सभी के साथ में बिठाना चाहते थे, तो आप चाहते तो कांग्रेस में इस बात को वो करते कि जो लोग अछूतों के साथ रहेगा, जो लोग अछूतों के साथ खाना खाएगा, जो अछूतों के साथ उठेगा बैठेगा, उसी को हम कांग्रेस में सदस्यता देंगे। आपने ये किया क्या? आप केवल कह देते हैं, आप अकेले कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ के लोग कितना कर पा रहे हैं? आपने अपनी तरफ से कर दिया, लेकिन आपके साथ के लोग इस चीज को कितना कर पाए, इसकी तरफ आपने कभी ध्यान दिया क्या? आप कोई समय सीमा तय करते कि इतने समय तक जो भी अछूतों के साथ रहेगा, उनके साथ उठेगा बैठेगा, उसी को कांग्रेस की सदस्यता मिलेगी, और उसमें भी और कुछ क्राइटेरिया तय करते कि इतने समय और वो अछूतों के साथ रहे या अछूतों के साथ काम करे, तो उसको जाके और कांग्रेस में कुछ दायित्व मिलेगा, पद मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि गांधी जी और सरदार वल्लभ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी की कभी भी एक मत नहीं हुए, दोनों कभी एक मत नहीं हुए। गांधी जी चाहते थे हमेशा, हम संविधान पढ़ते हैं, उसमें डीपीएसपी पढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का जिसमें उल्लेख है, आप सबने पढ़ा ही होगा उसको। गांधी जी चाहते थे उसको मूल अधिकार में जोड़ना, लगातार वो पत्र लिखते रहे उसके लिए। जब संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा के आपको पता है गांधी जी सदस्य नहीं थे, क्योंकि गांधी जी उस समय एकदम ऐसे कह सकते ना, उस जगह जा चुके थे कि वो समझते थे कि ये सब जो संविधान सभा में लोग मेरे बच्चे हैं, मैं इनसे जो कहूंगा वैसा ये कर लेंगे। और लगातार वो पत्र लिखते थे कि आप ग्राम पंचायतों के गठन को, ग्राम पंचायतों को कहां शामिल करो, मूल अधिकार में शामिल करो, क्योंकि हमें पता है कि मूल अधिकार वो है कि वो सब पे लागू होते ही हैं। डीपीएस पे लागू करना एक राज्य के ऊपर, सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन मूल अधिकार लागू होते ही हैं। और इसके लिए गांधी जी ने लगातार प्रयास किए, बीच में गांधी जी चले गए, और इसका फायदा किसने लिया? अंबेडकर जी ने लिया। उनको पता था, सरदार बाबा साहब अंबेडकर ग्राम पंचायतों को लागू करना या पंचायतों को लागू करना कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने वो दृश्य देखे थे जब 1947 से पहले, देश की आजादी से पहले 3 क्राइटेरिया हुआ करते थे जिसके आधार पर कोई पंचायत चुनी जाती थी। एक क्राइटेरिया कि वो पुरुष होगा, गांव का बुजुर्ग होगा, और तीसरा वो सवर्ण जाति से होगा,
नीची जाति का या कोई महिला कभी भी पंचायत की पंच नहीं चुनी गई जो कि जाके निर्णय कर दे। हमने कई सारी मूवीज देखी हैं, कई सारी किताबें पढ़ी होगी जो 1946 से पहले की है। हमेशा हमने ये देखा है कि 5 लोग बैठे हुए हैं, सफेद साफा पहना हुआ है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, तो गांव के सबसे वरिष्ठ हैं। कभी इस चीज को नहीं देखा कि वहां पर निर्णय करने के लिए कोई महिला बैठी है। कभी हमने नहीं देखा कि वही निर्णय करने के लिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है, निम्न जाति के लोग बैठे हुए जो निर्णय कर रहे हैं। और इस बात को अंबेडकर जी भली बात ही जानते थे कि अगर ये पंचायतें बाद में भी लागू रही तो इस बात का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि देश में पंचायत वाली व्यवस्था बनी रहे। गांधी चाहते थे कि पंचायतें चले। गांधी जी चाहते थे कि नीचे से हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम हो। गांधी जी चले गए बीच में। उसका फायदा किसने लिया? वल्लभ भाई पटेल, अपने अंबेडकर जी ने। चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके पास में जो अलग अलग समितियों से जो भी चीजें बन के आई थी, जो भी ड्राफ्ट बन के आए थे, उसको इनको सजाना था, किस क्रम में किसको रखा जाए, ये काम इनके पास था। और इन्होंने इस देश में समानता के लिए, देश में सबको इक्वलिटी रहे, सब एक जैसे रहे, उन चीजों को जोड़ने के लिए सबसे पहले संविधान में किसको जोड़ा? नागरिकता के बाद जोड़ा उन्होंने किसको? मूल अधिकारों को। और मूल अधिकारों में भी जोड़ा सबसे पहले किसको? समानता के अधिकारों। स्वतंत्रता के अधिकार भी जोड़ सकते थे पहले, लेकिन आप उनकी दूरदृष्टि देखिए, उनकी सोच देखिए। हम आज बैठकर बहुत सारे नुक्स चाहे तो निकाल सकते हैं कि संविधान में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने उस समय उन चीजों को किस प्रकार से जमाया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उनके बारे में कह दिया जाता है कि संविधान उन्होंने बनाया है। हम सब पढ़ने वाले लोग हैं, इस बात को अगर कहीं बातचीत होती तो हम बता सकते हैं कि संविधान उन्होंने बनाया नहीं है, उन्होंने उसको व्यवस्थित किया है। बनाने वाली तो बहुत सारी समितियां थी, हमने पढ़ाई है। उन समितियों ने जो थोड़े थोड़े काम सबको दिए गए थे, उनसे जो काम बन के आए, उनसे जो चीजें बन के आई, उनको उन्होंने व्यवस्थित जमाया। और उनमें भी उनके भी एक सलाहकार थे, BN राव, आपने नाम सुना होगा, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि उस पूरे काम को जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, उसके भी वो सलाहकार थे कि इसको कैसे करना है। क्योंकि उस संविधान सभा के अंदर कोई सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उसके बाद कोई था तो वो थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जिनको और भी देशों के संविधान बनाने का तजुर्बा था, अनुभव था। उसका फायदा उस समय लिया। आज इतने सालों के बाद जब अम्बेडकर जी नहीं है और उनके बारे में जितनी चीजें चलती है, हमने भी अधिकांश चीजें पढ़ी होगी। हमारी किताबों में जो है कि उनका जन्म इस स्थिति को हुआ है, उनके पिताजी ये थे, उनकी माताजी ये थी, उन्होंने डिग्री ये करी है, इस स्थिति को ये बने, इस स्थिति को उन्होंने ये किया। इसके अलावा हम में से अधिकांश लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। जानकारी होगी तो वो होगी जो उन्होंने व्हाट्सएप से, फेसबुक से जो ली है वो, और वही हम समाज से लेते हैं, वही हम समाज को देते हैं। हिंदू कोड बिल आया, आप लोगों को पता होगा। यहां जो मेरी बहनें खड़ी है, आप लोग सोच के देखिए कि अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो क्या घर से आप लोग निकल पाते? क्या उस समय जो भी परिस्थितियां रही, विरोध करने वालों ने विरोध किया, लेकिन उसके फायदे आज पता चलते हैं कि उन्होंने कितना दूर का सोच के और उनको उसको पास करवाया था। सर्वमान्य नेता बने, पहले कानून मंत्री बने देश के, और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जब इतना पुण्य कार्य नहीं हो सकता, वो कहा करते थे कि मेरे लिए संविधान बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू कोड बिल को लागू करना। और जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ, यानी कि वो जब पारित नहीं हुआ, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। फिर बाद में चूंकि नेहरू जी भी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पारित हो, लागू हो, पूरा एक साथ नहीं आया तो फिर उसको टुकड़ों टुकड़ों में लेकर आए। हिंदू मैरिज एक्ट आया हिंदुओं के लिए, फिर उत्तराधिकार एक्ट आया हिंदुओं के लिए, फिर अलग अलग एक्ट आए, ऐसे 4-5 एक्ट मिलाकर, और फिर वो पूरा जो एक्ट एक उन्होंने बनाया था उसको अलग अलग किया गया। और उसी का परिणाम है कि हिंदू लड़कियां देश से निकल पा रही है, हिंदू महिलाएं अगर घर से निकल पा रही है और शहरों में जा पा रही हैं, आज वो स्वतंत्रता से घूम पा रही हैं, तो उसका एक कारण है कि हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदुओं के लिए जो हिंदू कोड बिल आया था वो। क्योंकि उससे पहले कोई भी अधिकार आपको, जैसे अधिकार एक सामान्य व्यक्ति को थे, जैसे अधिकार 1947 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले, आजादी से पहले, एक निम्न वर्ण के व्यक्ति को हुआ करते थे, शुद्ध व्यक्ति को हुआ करते थे, उतने अधिकार महिलाओं को थे उस समय।
हम वो सब पढ़ते हैं ऋग्वेद में कैसी स्थिति थी, लेकिन बाद में जो स्थिति बिगड़ती गई और उसका परिणाम ये रहा कि 1947 आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। आप सबको पता है ये बात, है ना। आप एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते ही होंगे कि शिक्षा उस समय कितनी रह गई थी, महिला शिक्षा का प्रतिशत कितना था उस समय। इसलिए अंबेडकर जी चाहते थे कि देश की महिलाएं आगे बढ़े, और उसके लिए उन्होंने उस चीज को कि वो घर से बाहर निकलेगी, पढ़ेगी लिखेगी तो ये कुछ चीजें हो पाएगी, और उसी का परिणाम रहा। उसी लिए उन्होंने प्रयास किए और हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ये सब वो बाद में लेकर आए। अंबेडकर जी हमेशा प्रत्येक व्यक्ति से कहा करते थे कि आप पढ़ो। उनके एक मित्र थे, शंकरनाथ शास्त्री नाम था उनका, दिल्ली में रहते थे। क्योंकि जब 1942 में वो वायसराय की कार्य परिषद से श्रम मंत्री बने तो उसके बाद दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में कुछ लोग अगर आप में से दिल्ली रह के आए हैं तो आपको पता होगा जामा मस्जिद के पीछे दरियागंज एक स्थान है जहां पर किताबों का मार्केट लगता है रविवार को। अगर आप में से कुछ लोग रहे हैं तो पता होगा आपको, पुरानी किताबें वहां पर बिकती है। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, वो मार्केट बहुत पहले से चलता है। तो उनके जो मित्र थे शंकरनाथ शास्त्री, वो कहते थे कि अगर बाबा साहब अंबेडकर दिल्ली में है और उस दिन रविवार है तो सारे काम छोड़ के वो पहले कहा जाएंगे, दरियागंज जाएंगे और वहां से किताबें लेके आएंगे। किताबों से इतना प्रेम था, इतना पढ़ते थे कि खाना पीना छूट जाए चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। किसी के वहां कोई कार्यक्रम है, वहां जाना है, वहां पर निमंत्रण आया है कि शाम को आपका भोजन जो है हमारे घर पर है, तो कहते थे कि मेरे बेटे को ले जाओ, मेरी पत्नी को ले जाओ, साथ में टिफिन ले जाना, मेरा टिफिन भेज देना, मैं घर पे खा लूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? बहुत जरूरी काम कुछ नहीं, लेकिन उनके लिए जरूरी काम था कि उनको पढ़ना है। 1956 में जब वो गए, जब उनका महानिर्वाण हुआ, ऐसा कहते हैं कि उनके घर में उस समय 35,000 से ज्यादा किताबें थी। उनकी लाइब्रेरी, जो निजी लाइब्रेरी थी, उसमें 35,000 ज्यादा किताबें थी। इतनी किताबें पढ़ना किसी व्यक्ति के लिए आज के समय में पॉसिबल है क्या? उस व्यक्ति ने कितना पढ़ा होगा? और उसी का परिणाम रहा कि उसको, उस व्यक्ति को हर चीज का नॉलेज था। अब उसको आप भाषाविद कहो चलेगा, आप उसको कानूनविद कहो चलेगा, जो उपनाम आप देना चाहो भीमराव अंबेडकर को आप दे सकते हैं। और केवल शिक्षा का ही परिणाम रहा कि वो व्यक्ति भीमराव सकपाल से कहां तक पहुंचा? बाबा साहब अंबेडकर तक पहुंचा। अंबेडकर आपको पता है उनके एक गुरुजी हुआ करते थे अंबेडकर नाम के, उनका सरने उपनाम था, उन्होंने उनको उपनाम दिया था। तब से वो अंबेडकर उपनाम लगाते थे क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा रखते थे। तो उसके बाद में अंबेडकर सरनेम लगाने लग गए थे। अंबेडकर सरनेम उनका नहीं था, जो कि एक ब्राह्मण शिक्षक थे। और अंबेडकर जी कहा करते थे कि आप पढ़ो, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको ब्राह्मण बनाएगी। और उनका मतलब ब्राह्मण से मतलब आज का शर्मा तिवारी ये वाला ब्राह्मण नहीं, उनके ब्राह्मण से मतलब था कि वो आपको ज्ञानी बनाएगी। और अगर आप में ज्ञान है तो आप कहीं पर भी अपना रास्ता निकाल लेंगे। अगर आप में ज्ञान नहीं है, उस चीज का नॉलेज नहीं है, तो आपको हर जगह पीछे ही देखना पड़ेगा। इस चीज को भलीभांति जानते थे क्योंकि उन्होंने उस चीज को अनुभव किया था। आप सोच के देखिए, अभी जैसे अपन खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, और इसमें ऐसे सारे लोग ऐसे हैं जो पुरानी मानसिकता के हैं। पुरानी मानसिकता से मतलब वैसे लोग हैं जो सवर्ण निम्न वर्ण इस चीज को मानते हैं। और उसमें कोई निम्न वर्ण का लड़का खड़ा होकर आपको वेद उपनिषद का ज्ञान दे रहा हो, पुराणों को सुना रहा हो, श्लोक सुना रहा हो, तो वो चाहे कितने ही उच्च वर्ण के हो, वो आपकी बात अच्छे से पूरे ध्यान से ही सुनेंगे, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। और ये सब शिक्षा की वजह से। उनकी लाइब्रेरी के बारे में बोलते हैं कि अपने घर में कोई आता था तो किताबें अगर बोलते थे कि मुझे पढ़ना है, तो कभी किताब देने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनकी, आपको पढ़ना है, अब यहां बैठ के पढ़ लो, आज नहीं पढ़ पा रहे कल आके पढ़ना, लेकिन अपनी किताब किसी को देते नहीं थे। ईमानदार इतने थे कि जब मैंने बताया वायसराय की कार्य परिषद से 1942 में मंत्री बने, श्रम मंत्री थे उस समय, और उसी श्रम मंत्री के समय ही पहली बार उन्होंने भारत के इतिहास में महिलाओं को प्रसूति के लिए छुट्टी देने का उस समय घोषित किया था। कोई महिलाएं जो कारखानों में काम कर रही है या कहीं काम कर रही है और अगर वो गर्भवती है तो उसके लिए छुट्टी का पहली बार प्रावधान किसी ने किया है, तो वो श्रम मंत्री रहते हुए भीमराव अंबेडकर ने किया है।
दिल्ली में बैठते थे, चूंकि श्रम मंत्री थे, उनके बेटे यशवंत अंबेडकर, उनको किसी ने प्रलोभन दे दिया कि बोले आपके पिताजी जो हैं बहुत बड़े मंत्री हैं और हमारा कारखाना को वो इसको चालू करवा सकते हैं, अगर उनके साइन हो जाए तो ये कारखाना चालू हो जाएगा हमारा, इसमें जितना भी शेयर होगा, जितना भी मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा करके किसको उन्होंने बरगला लिया, उनके बेटे को तैयार कर लिया। उनके बेटे एकदम तैयार होकर कि मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूं, पिताजी से बात करने जा रहा हूं, ऐसे करके वो दिल्ली गए। और दिल्ली जब गए, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा, तो जैसे यशवंत अंबेडकर जी गए थे वैसे के वैसे उनको लौटा दिया कि मैं यहां तुम्हारे काम करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं मेरा घर चलाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं बैठा हूं यहां समाज का भला करने के लिए, और जो काम तुम लेकर आए हो उससे समाज का भला नहीं होना है। ऐसा कहते हैं कि उस दिन यशवंत अंबेडकर जो उनके बेटे हैं, उनसे उन्होंने पानी का तक नहीं पूछा, जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। और उसी का परिणाम हम सब लोग देखते ही हैं। इसलिए कि कभी कभी हमें भी कोई लोग कुछ किए जाते होंगे, घर के, परिवार के, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो कि एक सामान्य बात है, ताने मारना, बेइज्जती करना, वो सामान्य बात है, कोई ना कोई किसी न किसी मौके पर, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि बेरोजगारों की कोई इज्जत नहीं होती, तो हर कोई जब चाहे तब वो आपको टोंक के चला जाता होगा, कुछ ना कुछ बोल के चला जाता होगा। हमें बड़ा बुरा लगता होगा उस समय कि क्या कह दिया हमसे, लेकिन फिर हम हमारे काम में मस्त है जो है सही। जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। अगर आपने बेइज्जती नहीं झेली है और केवल आपने सब चीजों की अच्छी, सब लोगों से आपने अगर अपने बारे में अच्छी बातें ही झेली है, अच्छी बातें सुनी है, तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना आपको किसी ने 4 बातें बुरी बोली होगी आपके बारे में और उसके बाद आप कर पाए। सत्तू का उदाहरण सबको पता है, शादी में जरूर आना मूवी सबने देखी होगी, है ना। अगर वो बेइज्जती नहीं झेलता तो कहां रह जाता वो, ठीक है ना। तो बेइज्जती जरूरी है। चाणक्य को भी बेइज्जत करके घनानंद के कहां से निकाला गया था, और उनकी जो सभा चल रही थी उससे निकाला गया था, धक्के मार के निकाला गया था वहां से। गांधी जी को भी जब अफ्रीका गए थे वहां से ट्रेन से फेंक दिया गया था। और भीमराव अंबेडकर जी ऐसा कहते हैं कि इनके पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे और एक स्टेशन पे उतरे, तब तक उनको पता नहीं था, किसी ने नाम पूछा तो उन्होंने अंबेडकर बताया, और अंबेडकर से स्वाभाविक रूप से लगता है कि ये कौन होंगे, ब्राह्मण होंगे। स्टेशन मास्टर ने बड़े अच्छे से इनको पानी वानी की पूछा, सब हुआ, केवल नाम पूछा, इन्होंने बोल दिया अंबेडकर ऐसा करके। फिर बाद में जब इनसे पूछा कि किससे मिलने जा रहे हो, और इन्होंने जब बताया कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, उनके पिताजी को वो जानते थे, जैसे उन्होंने नाम लिया तो पता चला कि एक तो निम्न वर्ण का है, तो उसके बाद में उनके हावभाव बदल गए, स्टेशन मास्टर के हावभाव बदल गए। जैसे तैसे किसी व्यक्ति को तैयार किया कि तांगे में लेके पिताजी जहां रह रहे थे वहां तक जाएगा, तो उसने रास्ते में उतार दिया। उसको जब रास्ते में पता चला कि ये इस जाति का है तो उसने रास्ते में उतार दिया। 12-13 साल का एक लड़का, उसके साथ ये सब चीजें घटित हो रही है, उसको तांगे से उतार दिया जाता है। स्टेशन पर जब वो जाता है तो स्टेशन मास्टर को जब जैसे पता चलता है कि ये किस जाति का है, उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है। और बचपन की घटना आपको पता ही है, स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर बिठा के पढ़ाया जाता है, उस लड़के के दिमाग में क्या क्या चीजें नहीं चल रही होगी। और जब तांगे से उतारा गया तब उस लड़के ने एक शपथ ली थी कि मैंने जेल लिया, वो जेल लिया, लेकिन मेरे बाद वालों को इन चीजों को नहीं झेलने दूंगा। मैं वो करूंगा, मेरे समाज के लिए वो करूंगा जो दलित है, पिछड़े हैं। आज के दलित पिछड़े से मतलब ये नहीं था कि वो किसी निम्न जाति से हैं, जो भी पिछड़े हुए हैं, जो भी दबे हुए हैं, दबे कुचले, उनके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। वो ठीक है, परिस्थितियां बदली और उनको किसी एक विशेष जाति का नेता बना के और प्रस्तुत कर रहे हैं, आज चल रहा है, लेकिन उन्होंने उसके लिए काम नहीं किया। वो उन्होंने काम किया पूरी मानवता के लिए। मैं बात कर रहा था फेंके जाने वाली, चाणक्य को फेंका गया, परिणाम आपको पता है। गांधी जी को फेंका गया, परिणाम आपको पता है। भीमराव अंबेडकर को फेंका गया, तो परिणाम आपको पता है। इसलिए कभी कभी फेंका जाना भी जरूरी है, बेइज्जती भी जरूरी है। अगर आपसे कोई बुरा बोल रहा है आपके बारे में, तो उसको अपने लिए अच्छी चीज मानकर कि कम से कम हमारे बारे में बोल तो रहा है। ये तो आज के इतनी व्यस्तता के दौर में किसी को समय नहीं है कि आपके बारे में बात कर पाए। अच्छी बुरी तो बहुत दूर की बात है। एक देश भारत है, एक देश पाकिस्तान है। भारत आज कितनी भी अच्छी स्थिति में हो पड़ोसी देश के पाकिस्तान से, लेकिन बातचीत पाकिस्तान की भी होती है विश्व में कि पाकिस्तान आज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे भी हो।
या तो आपके बारे में अच्छी बातें होगी या बुरी बातें होगी, दो ही बातें हो सकती है, लेकिन आपके बारे में बात हो रही है महत्वपूर्ण। इसलिए अगर आपको कोई बेइज्जत करता है, ताने मारता है, तो कोई बात नहीं, जिस दिन परिणाम आपके हाथ में होंगे उस दिन सब चीजें अच्छी होगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने लाइन शुरू में बोली थी कि बेरोजगारों की कोई भी इज्जत नहीं होती। आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, लेकिन अंत में आपको ताने ही सुनना है। आपका भाई चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो अगर आपसे नीचा भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो अगर घर वालों के लिए, समाज वालों के लिए दृष्टि में अच्छा है, तो वो अच्छा है। आप कितना भी ऊंचा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। और इन सब समस्याओं को, बेइज्जती के जो आपकी हुई है, ताने आपने सुने हैं, इन सब से बाहर निकलने का केवल एक उपाय है, और वो क्या है? शिक्षा, पढ़ाई। कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि इतना पढ़ रहे हैं, कुछ परिणाम मिल नहीं रहा है, तो इस चीज को छोड़कर, और परिणाम नहीं मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन हम कुछ अच्छे इंसान तो बन के निकलेंगे। इसलिए पढ़ते रहिए, क्योंकि शुरू में मैंने जहां से शुरुआत करी थी कि अंबेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 4 बातें अच्छी सीखने को मिलेगी, इसलिए पढ़ते रहिए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि अंबेडकर जी के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, आपने 4 बातें किसी से सुन ली, किसी नेता ने आया भाषण दे दिया, यूट्यूब पे कोई चल रहा था, आपने बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूं, मैं आया, मैंने आपको सुना दिया, ये बातें आप किसी और दूसरे को जाके सुना रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप सब लोग एक बार अंबेडकर जी को जरूर पढ़ें, उनके जीवनी को पढ़ें, उनके जीवन को उन्होंने कैसे जिया है, किन किन समस्याओं से होकर उन्होंने अपने जीवन को पार पाया है, और कहां से एक लड़का भीमराव सकपाल से लेके और बाबा साहब अंबेडकर तक की यात्रा पूरी कर पाया है। इसको आप लोग जाने, और उसके लिए जरूरी है कि उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अपना समय निकालिए, 2 पन्ने 4 पन्ने जितने भी हो, रोज पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए, और उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया है जानिए। आज जैसा मैंने बताया कि जैसा एक चल रहा है कि उन्होंने एक निश्चित जाति के, क्योंकि महापुरुष अब बढ़ गए सब, ये महापुरुष इस जाति का है, महापुरुष इस जाति का है। जब महापुरुष जो थे, उन्होंने जब काम किया होगा तो उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि मेरे बाद वाले, मेरी जाति के लोग मुझे पूजेंगे। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया था, मानवता के लिए काम किया था। उन्होंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं पूजा जाऊंगा। लेकिन ठीक है, परिस्थिति है, हमारा देश तो पत्थरों को भी पूछता है, तो मानव तो बहुत बड़ी बात है, स्वाभाविक बात है। लेकिन हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन सब चीजों से बाहर आकर और उनके बारे में जाने, उनके बारे में पढ़ें कि भीमराव अंबेडकर जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग किसी एक जाति के बंधे हुए लोग नहीं हैं, तो पूरी मानवता के हैं। और उन्होंने पूरे मानवता के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, संपूर्ण समाज के भले के लिए काम किया है, और उसी के लिए उन्होंने उनका जीवन पूरा लगा दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी एक विशेष जाति का हूं। हाँ, जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े किसी भी जाति में हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने काम किया है। तो हम भी उनके बारे में जाने, हम भी उनके बारे में पढ़ें। आज 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर मेरा आप सभी से यही अंतिम आग्रह कि आप लोग उनके बारे में पढ़िए, खूब पढ़िए। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, उसको और अच्छा पढ़िए, और अंबेडकर जी को जानने के लिए जरूर पढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।